फ्यू मिनट्स डॉक्टर अजय में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे नींद के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। मैं धन्यवाद देता हूँ श्री नीरज जी का, जो पुलिस स्टेशन खैरीज डिस्ट्रिक्ट चंबा में ऑफिसर हैं, और उनके अनुरोध पर मैं आज ये नींद के ऊपर एपिसोड बनाया है। नींद हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। पहले हम डिस्कस करेंगे कि नींद क्या होती है, नॉर्मल नींद क्या है, कितनी उसकी स्टेजेस होती हैं, और ये एक पहला भाग होगा मेरी वीडियो का। और दूसरा भाग आपको इस वीडियो के बाद मिलेगा कि नींद न आने के क्या क्या कारण हैं, इंसोम्निया किसे कहते हैं। नींद के इस पहले भाग में आइए जानते हैं कि नींद क्या है, क्यों ज़रूरी है, क्यों हम सपने देखते हैं, जीवन का लगभग 1/3 समय क्यों लेती है हमारी नींद। दोस्तों, एक वयस्क के लिए, बच्चे के लिए और वृद्ध के लिए कितनी नींद होनी चाहिए, कितनी नींद हमारे लिए पर्याप्त है। दोस्तों, एक वयस्क को 7 से 8 घंटे की नींद, जो अच्छी नींद हो, वो होनी बहुत ज़रूरी है। पर्याप्त और अच्छी नींद की मात्रा हमारे जीवित रहने के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि नींद हमारे शरीर के अंदर चलने वाली जितनी प्रक्रियाएं हैं उन सबको प्रभावित करती है। और दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि अत्यधिक अनिद्रा या इंसोम्निया से मृत्यु भी संभव है। ऐसे अनेक केस हमारे भारत में भी हुए हैं। जो टॉप IT प्रोफेशनल्स हैं या और ऐसे टॉप लेवल के अधिकारी हैं जिनको अधिक काम करने से उनकी मृत्यु भी हुई है। दोस्तों, शिशुओं में 16 से 18 घंटे का नींद लेते हैं, जो उनके विशेष तौर से मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्कूली बच्चों और किशोरों में 9.5 घंटे की नींद काफ़ी होती है जो वो लेते हैं, लेकिन 60 वर्षों के बाद नींद थोड़ी कम हो जाती है, हल्की हो जाती है, और कई बार जागने से बीच में बाधित या इंटरप्ट भी हो जाती है। अब नींद के 2 प्रकार होते हैं। प्रकार से मतलब उसकी स्टेजेस हैं। नींद की विशिष्ट प्रकार के ये जो स्टेजेस हैं उनको हम NREM स्लीप या REM स्लीप बोलते हैं। और इन दोनों तरह की जो REM स्लीप और NREM स्लीप की जो स्टेजेस हैं उसमें मस्तिष्क में विशिष्ट प्रकार की तरंगे और न्यूरोनल गतिविधि होती रहती है। जो NREM स्लीप है उसको बोलते हैं नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। इसके अपने अंदर 3 अवस्थाएं होती हैं जो लगभग 90 मिनट तक शुरू में चलती हैं। स्टेज 1 NREM, स्टेज 2 NREM और स्टेज 3 REM। दूसरी नींद की जो अवस्था है वो है REM स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जो कि आमतौर पर 90 मिनट के बाद शुरू होती है। इस तरह से ये जो स्लीप साइकिल्स हैं, नॉन REM की 3 स्टेज और REM, इसके बाद ये लगातार हमारी पूरी रात ये नींद के चक्र चलते रहते हैं। पूरी रात में आमतौर पर 4 स्टेजेस में निद्रा होती है। पहली स्टेज 1 NREM, उसके बाद स्टेज 2 NREM, और इसके बाद स्टेज 3 NREM नींद, और सबसे बाद में लगभग 90 मिनट के बाद REM स्लीप हमारी शुरू होती है। स्टेज 1 NREM क्या है? दोस्तों, हर एक स्टेज की अपने कुछ लक्षण हैं, जिसमें हमारे श्वसन की गतिविधि, ब्रेन की गतिविधि और हार्ट की गतिविधि पे बहुत फर्क पड़ता है। अलग अलग स्टेज में अलग अलग हमारे शरीर में हमारी मांसपेशियां, हमारे हृदय और हमारे श्वसन की गतियों में फर्क पड़ता है। स्टेज 1 REM में जागने से सोने तक की शुरुआत होती है। इस स्टेज के अंदर नींद हल्की और छोटी अवधि की होती है, कुछ मिनटों तक ही रहती है ये स्टेज। इसमें धड़कन, सांस और आंखों की गति धीमी रहती है। मांसपेशियां कभी कभार थोड़ा सा स्मूथ रहती हैं। दिमागी जागृति पैटर्न से आपकी मस्तिष्क की जो तरंगे हैं वो
इस स्टेज में धीमी रहती है। अब दूसरी जो स्टेज है वो है स्टेज 2 नॉन REM नींद, स्टेज 2 NREM स्लीप। इस स्टेज में गहरी नींद में प्रवेश करने से पहले की ये अवधि होती है। इसमें दिल की धड़कन और सांस धीमी रहती हैं, मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं और तापमान शरीर का गिरने लगता है। आंखों की गति रुक जाती है। इसमें ब्रेन वेव की एक्टिविटी स्लो रहती है, लेकिन कभी कभी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के संक्षिप्त एक्सप्लोजन रहते हैं। ये इस स्टेज की EEG के अंदर खास बात होती है। स्टेज 3 NREM स्लीप में ये गहरी नींद की अवधि होती है। सुबह ताजा महसूस कराती है। रात के पहले छमाही के दौरान ये लंबी अवधि रहती है। इसमें दिल की धड़कन और सांस धीमी हो जाती है, मांसपेशियों को आराम मिलता है, वो शिथिल हो जाती हैं। इस अवधि के अंदर अगर आप व्यक्ति को जगाएं तो उसका जगाना मुश्किल होता है। इसमें मस्तिष्क की तरंगें और भी धीमी हो जाती है। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, इस स्टेज के अंदर जब व्यक्ति सोता है तो नींद आने के लगभग 90 मिनट के बाद यह अवस्था शुरू होती है। आंखें बंद पलकों के पीछे तेजी से चलती हैं, इसीलिए इस नींद का नाम है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ये मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ब्रेन वेव और एक्टिविटी, इसके अंदर जो नॉर्मल जागृत अवस्था है उसमें जिस तरह की ब्रेन एक्टिविटी होती है उस तरह के समान इसमें ब्रेन की एक्टिविटी देखने में मिलती है। सांस तेज और अनियमित रूप से चलता है। हृदय की जो रेट है और रक्तचाप है जागृत अवस्था के स्तर तक इसमें बढ़ जाते हैं। अधिकांश हम लोग अपना जो सपना है वो REM नींद के अनुसार के अंदर ही देखते हैं। हालांकि कुछ सपने हमें नॉन REM स्लीप में भी दिखाई दे सकते हैं। इस स्टेज के अंदर हाथ और पैर की मांसपेशियां अस्थायी रूप से पैरालाइज हो जाती हैं, जो आपको अपने सपनों को पूरा करने से रोकती है। आप उठ के नहीं दौड़ते हैं। बढ़ती उम्र में कम समय में लोग REM स्लीप में रहते हैं। मेमोरी कंसोलिडेशन के लिए नॉन REM और REM दोनों तरह की स्लीप की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि स्लीप का मैकेनिज्म क्या है, क्यों स्लीप आ जाती है, कैसे वो आती है और कैसे हम लोग जाग जाते हैं। जो ये फिनोमिना है इसको हम मैकेनिज्म ऑफ स्लीप के अंदर स्टडी करते हैं। इसमें दो इंटरनल बायोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑपरेट करते हैं। पहला होता है सर्केडियन रिदम, जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं, और दूसरा होता है स्लीप वेक होम्योस्टेसिस। ये दोनों एक साथ काम करते हैं। जब आप जागते हैं और सोते हैं तो ये इंटरनल बायोलॉजिकल मैकेनिज्म हमारे शरीर में ऑपरेट करता है। अब पहला है इसमें सर्केडियन रिदम। रोजाना उतार चढ़ाव से लेकर शरीर के तापमान, मेटाबॉलिज्म और हार्मोन के निकलने तक के विभिन्न प्रकार के कार्यों को सर्केडियन रिदम से ही ऑपरेट किया जाता है। ये जो सर्केडियन रिदम है दोस्तों, नींद के समय को नियंत्रित करती है, रात में नींद को ये लाती है, और इसी सर्केडियन रिदम या बायोलॉजिकल क्लॉक से सुबह बिना अलार्म के हमारी जागने की प्रवृत्ति बन जाती है। सर्केडियन रिदम को हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं, जो लगभग 24 घंटे के दिन पर आधारित होती है। अधिकांशतः सर्केडियन लय इसको नियंत्रित करती है। दिन के वास्तविक समय के बारे में ये एनवायरनमेंट से संकेत को लेते हैं, जैसे प्रकाश या तापमान इसके साथ सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, लेकिन इसके अभाव में भी हमारी ये सर्केडियन रिदम या बायोलॉजिकल क्लॉक जारी रहती है। दूसरा मैकेनिज्म होता है नींद से जगाने वाली होम्योस्टेसिस। ये मैकेनिज्म नींद की जरूरत पर नजर रखती है। होम्योस्टेसिस स्लीप ड्राइव शरीर को एक निश्चित समय के बाद सोने की भी याद दिलाता है, और नींद कितनी गहरी है तीव्रता को उसको नियंत्रित करता है। ये नींद की ड्राइव है जो जागने के समय हर घंटे मजबूत हो जाती है। नींद की कमी के बाद लंबे समय तक अधिक गहरी नींद को लाने में ये होम्योस्टेसिस
कार्य करता है। दोस्तों, अब हमारी नींद को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कारक कौन कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण हमें ये पता चलता है कि किसी व्यक्ति को नींद ठीक आ रही है या नहीं आ रही है। चिकित्सा की स्थिति, दवाई, तनाव, नींद का वातावरण, खान पान, ये सब प्रभावित करने वाले फैक्टर्स में आता है। सबसे बड़ा प्रभाव होता है हमारा लाइट के अंदर संपर्क। इसीलिए रात्रि में नींद अच्छी आती है और दिन के अंदर उतनी साउंड स्लीप नहीं आ पाती। ये इसलिए होता है क्योंकि आंखों के रेटिना में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो प्रकाश से प्रक्रिया करती हैं और मस्तिष्क को ये बताती है कि अब दिन है या रात है। अगर रात है तो मस्तिष्क वो सभी एक्टिविटी इनिशिएट कर देता है जिससे कि हमें नींद आने लगती है। प्रकाश नींद जागने के चक्र को आगे बढ़ा सकता है या उसको विलंब में ला सकता है। दोस्तों, प्रकाश के संपर्क में आने पर सोना अक्सर मुश्किल हो जाता है और जब आप जागते हैं लाइट के अंदर, जैसे दिन में आप सोते हैं, तो आपको जागने पर दोबारा फिर नींद आती है। रात की शिफ्ट में काम करने वाले जो भी मजदूर हैं, उनको अपने कार्य करने में नींद आने की बहुत बड़ी समस्या होती है। आप देखते होंगे कि जितने हमारे आईटी इंडस्ट्रीज़ हैं और बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज़ हैं, उनके अंदर रात में भी शिफ्ट लगती है और दिन में भी लगती है। तो ख़ास तौर से लगातार रात की शिफ्ट में काम करने वालों को नींद आने की समस्या होती है कार्य के समय। काम पर जागते रहने में भी इस परेशानी होती है, जो कि प्राकृतिक सर्केडियन लय और नींद जागने की चक्र को ये डिस्टर्ब कर देता है। इसलिए जो लोग अक्सर शिफ्टों में काम करते हैं, उनको बहुत परेशानी बीच बीच में होने लगती है। अब दोस्तों, हमारी नींद का एक विशेष पार्ट होता है जिसमें हम सपना देखते हैं। हर कोई इंसान सपना देखता है। हर रात लगभग 2 घंटे हमें सपने आते हैं, लेकिन अधिकतर सपने हमें याद नहीं रहते हैं। इसका जो उद्देश्य होता है बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूरी है कि सपने देखने से हमें अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने में और उनको संसाधित करने में बहुत मदद मिलती है। दोस्तों, दिन में होने वाली घटनाएं नींद के दौरान हमारे विचारों पर हावी रहती हैं, उस पर आक्रमण करती हैं। इसीलिए जो लोग तनाव या चिंता में रहते हैं, उनको ज़्यादा भयावह सपने आने की संभावना रहती है। सपने नींद के सभी चरणों में अनुभव किए जा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर आरईएम नींद या रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में सबसे ज़्यादा ज्वलंत सपने हम लोगों को दिखाई देते हैं। दोस्तों, एक और बहुत विशेष बात है, बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि उन्हें सपने सिर्फ कलर्ड दिखते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको सपने ब्लैक एंड वाइट दिखते हैं, उनको सपनों में कोई कलर दिखाई नहीं देता। दोस्तों, आज का मेरा ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, लेकिन अभी हमने आपको नॉर्मल नींद और ड्रीम के बारे में बताया है। इसके दूसरे भाग में मैं आपको स्लीप डिसऑर्डर्स या नींद के साथ होने वाली जो भी बीमारियां हैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्यू मिनट्स डॉक्टर अजय देखने के लिए आपका बहुत बहुत